नमस्कार। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अभी जो प्रेज़िडेंट अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका फ्रांस का दौरा था जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस और अमेरिका दोनों मिल के अब मिडल ईस्ट में जो हालात बिगड़ रहे हैं उनको सँभालने की कोशिश करेगा। उनका ख़ास तौर से उन्होंने ज़ोर दिया कि लेबनान के ऊपर, जहाँ से इज़राइल को लगातार थ्रेट आता है हिज़्बुल्लाह के माध्यम से। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि हम डिप्लोमैटिक तरीके से डील करेंगे और दूसरे जो भी मेथड इन लोग के होते हैं वो गवर्नमेंट के वो सारे इस्तेमाल किए जाएँगे। और ये है कि उन्होंने कहा ये भी कहा है कि ख़ास तौर से जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, उनका भी यही कहना था कि वो लेबनान में जो दूसरे घटक हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी बात करें, यानी हिज़्बुल्लाह के अलावा और दूसरे ग्रुप्स जो हैं उनको मैनूवर करेंगे। वहाँ पे 2 और बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। एक तो है वहाँ पे लेबनान जो है विभाजित है बेसिकली 3-4 ग्रुप्स के अंदर। सबसे बड़ा ग्रुप तो वहाँ पे है वो क्रिश्चियंस का है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो वहाँ के सुन्नत जमात के लोग हैं और तीसरे नंबर पे शिया आते हैं। शियों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि क्रिश्चियंस अ, और वहाँ की सुन्नी पॉपुलेशन ने काफ़ी पलायन भी किया है दूसरी जगहों पे किया। शिया जो थे वहाँ पे काफ़ी ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी में थे, यानी बहुत पिछड़े हुए थे और उनका ये मूवमेंट जो है ये काफ़ी अब तो पुराना हो चुका है। इससे पहले अमल थी, अमल के बाद जब अमल फेल हुआ तो हिज़्बुल्लाह आ गई और ये इस तरीके से वहाँ पे चल रहा है। हिज़्बुल्लाह जो है इस समय एंगेज है इज़राइल के साथ सीधा। इज़राइल जब रफ़ा के अंदर कोई बड़ा ऑपरेशन करता है तो हिज़्बुल्लाह भी इज़राइल के ऊपर जो है वो अ, अटैक करता है। हमने पिछली दफ़े देखा जिस तरीके से उसने आयरन डोम को उड़ा दिया जो कि इज़राइल का सबसे प्रेस्टिजियस डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, जिसके ऊपर इज़राइल को बहुत नाज़ था, उसको हिट किया। ये मैं अपनी खबर नहीं दे रहा हूँ बल्कि जो वहाँ का लीडिंग पेपर है उसने भी रिपोर्ट किए हैं वहाँ पे, टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया। अब ये लड़ाई केवल हिज़्बुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगी, इसलिए कि ईरान और इसके जो सहयोगी मिलिटेंट ग्रुप हैं, जिनको कि अमेरिका कहता है कि आतंकवादी ग्रुप हैं, इन्हीं ने इज़राइल को चारों तरफ से घेर रखा है। और इस वक़्त इज़राइल की जो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गया है। यानी वो इस पोज़ीशन में भी नहीं है कि अमेरिका के हितों को प्रोटेक्ट करे, बल्कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिल्कुल बदल गई है, अब अमेरिका को उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत आती है। अमेरिका उसको सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। चारों तरफ अटैक हो रहे हैं, युद्ध फैल चुका है उस पूरे क्षेत्र में। अमेरिका का कहना ये है कि उस युद्ध को जो फैला हुआ है उसको रोका जाएगा, यानी हूती से भी लड़ा जाएगा, फिर शिया मलेशिया जो इराक में है उनसे भी डील किया जाएगा और हिज़्बुल्लाह, ये 3 मेन हैं। और ईरान का के ऊपर नज़र इज़राइल की काफ़ी दिनों से ही। इज़राइल का कहना ये है कि जब तक ईरान को टारगेट नहीं किया जाएगा, ये ग्रुप इसी तरह से मौजूद रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ये इसी तरीके से इज़राइल के खिलाफ और अमेरिकन नीतियों के खिलाफ गतिविधि करते रहेंगे। इसलिए अगर इनको हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज़ करना है इन ग्रुप्स को और अमेरिका का जो भी अपोज़िशन आ रहा है उस क्षेत्र में, तो ईरान और उससे निपटना कंपल्सरी। क्या ये संभव होगा? जैसे कि ईरान की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी है। ये सही है कि इज़राइल और अमेरिका के पास अथाह शक्ति है, बेपनाह सबसे ज़्यादा पावरफुल रिच नेशन है ये। यही नहीं बल्कि उसके साथ-साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इतना आसान नहीं होगा उसके बाद भी। इसलिए कि ताकत से हर मसले हल नहीं होते। अगर ऐसा ही होता तो फिर अफ़गानिस्तान में अमेरिका 22 साल तक न लड़ता। जिन लोगों से लड़ रहा था उन्हीं को सत्ता सौंप के आ गया। या
इराक में सद्दाम हुसैन की रिजीम तो गिरा दिए, किसी भी रिजीम को गिरा सकते हैं वहाँ जाके। लेकिन ये कि प्रो अमेरिकन रिजीम आज भी नहीं बना पाए हैं। ईरान के लिए एक ज़माने से कह रहे हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, रिजीम चेंज की बात करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ना तो उनकी इकोनॉमी परमिट करती है और ना ही उनके पास इतनी शक्ति है। इसलिए ईरान से डील करने का मतलब ये है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, इराक और अफ़गानिस्तान की वार में $6 ट्रिलियन खर्च हुए थे अमेरिका के। ईरान से लड़ेंगे तो अकेला 6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा खर्च होगा। इस समय जबकि अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी वीक है, कई बैंक वहाँ पे फेल हो रहे हैं, छोटे बैंक्स, और इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ा हुआ है। एनीवे, तो ये इस समस्याओं से गुज़र रहे हैं वहाँ पे, अब उन्हीं ने कहा है। इसका मतलब ये है कि इज़राइल असमर्थ हो गया है बिल्कुल इन ग्रुप से भी डील करने के लिए, तो अमेरिका को डायरेक्ट आना पड़ रहा है। अमेरिका के साथ फ्रांस भी आएगा। फ्रांस के आने का मतलब ये है कि बाद में जर्मनी और ब्रिटेन भी ज्वाइन करेंगे, या और भी दूसरे देश हैं G7 के, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से शुरू होता है, बाद में ब्रिटेन भी आ जाता है। अमेरिका ब्रिटेन की तो एक ही पॉलिसी होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड, ये सब एक हैं, एक ही देश हैं, 5 आई कहलाती हैं ये। अब देखना ये है कि अ, दूसरी तरफ प्रेज़िडेंट नहीं चाहते कि कोई ईरान के साथ मेजर कन्फ्रंटेशन हो, प्रेज़िडेंट बाइडेन, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है। ये उन्हीं ने कहा है कि वो नवंबर तक नहीं चाहते कन्फ्रंटेशन। हालाँकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया है और रेफ़र किया है इस सारे मसले को, ईरान के जो न्यूक्लियर गतिविधियाँ हैं, उनको IAEA डील करे। IAEA का पहले से मानना ये है कि ईरान जो है वो लगातार अपना न्यूक्लियर इनरिच कर रहा है, इनरिचमेंट उसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। इस समय ईरान का स्वयं कहना ये है कि उसने 60 डिग्री तक अचीव कर लिया है एनरिचमेंट। अब उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल यानी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 95 टू 100 के बीच में एनरिचमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या ईरान के पास इतनी शक्ति है कि बना पाएगा? एनरिच कर लेने से भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनेगा, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं उसके लिए, जो ईरान को मुहैया करेगी, कोई दूसरा देश वो देगा। दूसरी बात ये है कि ईरान को घेरने की बेसिक तैयारी। दूसरी तरफ एक और बड़ी समस्या अमेरिका के सामने आ गई कि सऊदी अरेबिया भी उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। उनकी जो लाइन थी उसको वो टो नहीं कर रहा है अब। सऊदी अरेबिया ने साफ कह दिया है कि वो वहाँ पे जो यूक्रेन पीस टॉक्स जो होने जा रही है, शांति वार्ता स्विट्ज़रलैंड में, उसको वो अटेंड नहीं करेगा। यानी वो अपने रिश्ते रशिया, चाइना से, ख़ास तौर से रशिया से बना के रखे, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं। अमेरिका का कहना ये है कि वो सऊदी अरेबिया को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी सिक्योरिटी प्रदान करता है और चाहता है कि सऊदी अरेबिया जैसे पहले उसकी उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से सपोर्ट करता था, ग्लोबली और रीजनली उसी तरह से करे, लेकिन सऊदी अरबिया में काफ़ी बदलाव आता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ ये भी है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया के हैं, de facto रूलर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्हीं ने कहा है कि वो ईरान जल्दी ही जाएँगे। ये एक और बात हुई। देखिए, इन सभी दे सऊदी अरेबिया को और उस पूरे क्षेत्र को अ, जो है अमेरिका सिक्योरिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है। जो थ्रेट है इस पूरे क्षेत्र को वो ईरान से आता है, लोग का मानना ही है। अगर ईरान से इनकी दोस्ती हो जाती है, बातचीत हो जाती है, किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं, तो वो थ्रेट एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा थ्रेट जो इन कंट्रीज़ को आता है वो इंटरनल अंदरूनी हालात में, अगर अंदर से कोई मूवमेंट खड़े हो जाते हैं राजशाही के खिलाफ, तो वो है, उसमें अमेरिका मदद नहीं कर सकता। तीसरा थ्रेट उनको जो है वो है अ, हूती रेबल से, क्योंकि हूतियों के साथ उनकी बड़ी लंबी लड़ाई चली, कई साल तक चली, जिसमें अ, लाखों लोग मर गए। फ़ैमीन से, वहाँ पे भूखमरी से बहुत लोग मरे हैं, बेपनाह मरे, काउंटलेस पीपल, इनकी सही गिनती भी नहीं है उनकी।
उनके पास। शहर के शहर बर्बाद हो गए हैं, सऊदी लेड कोalition के चलते। उस वहाँ पे भी अमेरिकन उसकी मदद नहीं कर सकते, अगर कुछ कर सकता है तो ईरान कर सकता है। हालाँकि ईरान भी बहुत ज़्यादा नहीं मदद कर सकता, इसलिए कि हूथी रेबेल ईरान की डिक्टेट नहीं लेंगे। उनका अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक समझ है, उनका अपनी एक एस्पिरेशन है, उनके कब्ज़े में मुल्क का ज़्यादातर पार्ट उन्हीं के पास है, सना उनके पास है जो कैपिटल है। और वो जो है वहाँ पे एंटी सऊदी सेंटिमेंट वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। न केवल शिया हूती रेबेल्स में बल्कि वहाँ के सुन्नी और दूसरे ग्रुप्स में, जो कि हूती के साथ मिले हुए हैं। और ये हूती पूरे जो हैं वो इज़राइल के खिलाफ लाल सागर में अपनी में जो अमेरिकन इज़राइली शिप्स के ऊपर भी लगातार अटैक कर रहे हैं, और अभी कुछ समय पहले उन्हीं ने अमेरिका के एक बड़ा जंगी बेड़े के ऊपर 2 बड़े अटैक किए, 2 बार काफी, और कई जहाज़ों को इसके अलावा वो टारगेट कर चुके हैं। शिपिंग बिल्कुल डिस्टर्ब, उसके चलते हुए इजिप्ट का बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, क्योंकि अब इजिप्ट का एक बहुत बड़ा इनकम था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था, वो सुएज कनाल से पास होने वाली कमर्शियल शिपिंग से था। वो बिल्कुल इस समय काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि अब ये पूरे शिप जो कमर्शियल शिप्स हैं, ये पूरा घूम के यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका और यूरोप जाते हैं। इसलिए उनको इससे बहुत नुकसान हो रहा है शिपिंग लाइन को भी, और कमर्शियल शिपिंग की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अ, एनीवे, तो ये जो हालात हैं, इजिप्ट के अंदर भी वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वो भी कंट्रोल से बाहर होती हुई नज़र आती है। इसीलिए उनके सामने समस्या ये है कि अगर वो उनकी बात अमेरिका के साथ डील करते हैं या इज़राइल के साथ इस समय कोऑपरेट करते हैं, तो जनता बहुत नाराज़ है, जनता सुनने पे नहीं राज़ी, और उनको ऐसा भी लगता है कहीं पैलेस कू ना हो जाए, यानी सीसी को हटा के कोई दूसरा आर्मी जनरल ना बैठ जाए। और ये है कि वो अ, सीसी जो है वो स्वयं अभी चाइना विज़िट भी कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय बन गया है। इसी के बगैर इजिप्ट के और जॉर्डन के, ये 2 इज़राइल के सबसे पड़ोसी देश हैं और सबसे ज़्यादा इनसे घनिष्ठ संबंध हैं। इनके जो इज़राइल की जो पॉलिसी है ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ में, यानी वे गाज़ा में और वेस्ट बैंक में, अब उसका चलाना मुश्किल है। और वैसे भी समस्या खड़ी हो जाएगी, एक बहुत बड़ा फ्रंट खड़ा हो सकता है अगर इजिप्ट नाराज़ हो जाता है। इस बदलते हुए परिपेक्ष में ऐसा लगता है कि इजिप्ट भी बहुत क्लोज है मोहम्मद बिन सलमान के, सऊदी अरेबिया के, और इजिप्ट को काफ़ी इकोनॉमिक सपोर्ट भी वहीं से मिली है, वहाँ से मिली। तो इस कारणवश एक नया समीकरण बनता है। अब देखना ये है कि फ्रांस और अमेरिका, बाइडेन का कहना ये है कि दोनों मिलके क्या इसको रोकने में कामयाब होंगे? ये आने वाला समय बताएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। इसी कि इससे पहले जहाँ-जहाँ अमेरिकन्स ने बहुत बड़े-बड़े प्लान्स बनाए, मगर उनमें उनको किसी जगह भी, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे इराक हो या ईरान के हो या क्यूबा हो या वेनेज़ुएला हो, वहाँ पे और भी बहुत से देश हैं अफ्रीका के, वहाँ पे उनको फ्रांस इसलिए भी आ रहा है कि फ्रांस के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त साहेल रीजन में चाद, नाइजर, माली, ये सब जो उस साइड के जो देश हैं वहाँ पे, जो कि पहले फ्रेंच कॉलोनी थे, फ्रेंच वहाँ पे कॉलोनियल रूल था, उसके बाद प्रो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, वो एक-एक करके कमज़ोर होती जा रही हैं, वहाँ पे कू हो गया है कई जगह पे, मिलिट्री जनता पावर में आ गई है, और उन्हीं ने फ्रेंच फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ से एक्सपेल करना शुरू कर दिया, वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। फ्रांस को ऐसा लग रहा है, और वो क्षेत्र जो है साहेल क्षेत्र फ्रांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से उनका तेल का सारा कारोबार होता है, वहीं से उनको न्यूक्लियर मटेरियल यानी यूरेनियम की सप्लाई होती है, और उसके अलावा और बहुत से मेटल हैं जो वहाँ से फ्रांस को जाते हैं, और फ्रांस की बड़ी-बड़ी कंपनीज़, मल्टीनेशनल्स वहाँ पे ऑपरेट करती हैं, खास तौर से टूटे, जिनका बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड है, और ये क्षेत्र जो है बहुत अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, अब वहाँ पे वो लोग उनके खिलाफ हो गए, तो फ्रांस के खिलाफ हो गए हैं, और रशिया को
के ट्रूप्स को बुला रहे हैं अपने को। जो आतंकवाद उधर से आ रहा है, इस्लामिक आतंकवाद से वो काफ़ी परेशान है, इस्लामिक नाम का जो इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैला रहे हैं, उन लोगों से वो बहुत चिंतित हैं, उनसे डील करने के लिए अब रशियन ट्रूप्स वहाँ जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। रशिया को इज़राइल और अमेरिका और बहुत से उसके सहयोगी दल सीरिया से भी नहीं हटा पाए। सीरिया में आज भी बशर अल-असद की हुकूमत बनी हुई है। अब देखना ये है कि इन सब के चलते हुए कितनी कामयाबी उनको मिलती है अमेरिकन को इस नए प्लान के तहत। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी एक नया पॉडकास्ट लेके आएँगे आपके सामने। आपको अगर ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे प्रमोट भी कीजिए। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।